आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू एक्सियल लोड। मतलब एक्सियल लोड की वजह से किसी प्रिज्मेटिक बार का डिफॉर्मेशन कितना होगा। तो शुरू करने से पहले आपको समझना होगा कि एक्सियल लोड क्या होता है और प्रिज्मेटिक बार का क्या मतलब है। तो देखिए, एक्सियल लोड का मतलब है लोड अलोंग द एक्सियल डायरेक्शन या अलोंग द लेंथ, मतलब ऐसा लोड जो लेंथ के अलोंग एक्ट कर रहा हो। अब देखिए, प्रिज्मेटिक बार का क्या मतलब है। प्रिज्मेटिक बार का मतलब है ऐसी बार या एलिमेंट जिसका क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ कांस्टेंट हो। फॉर एग्जांपल, ये देखिए एक सिलेंड्रिकल बार है जिसका क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ, शेप और साइज में एक जैसा है। वैसे ही ये रही एक रेक्टेंगुलर बार, इसका भी क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ एक जैसा है। मतलब प्रिज्मेटिक बार वो बार कहलाती है जिसमें लेंथ के अलोंग किसी भी पॉइंट पर सेक्शन कट करेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन शेप और साइज में एक जैसा रहेगा। तो ये जो बार है ये कहलाएंगे आपकी प्रिज्मेटिक बार। इसके जस्ट अपोजिट मान लो किसी बार का क्रॉस सेक्शन लेंथ के अलोंग चेंज हो रहा है तो वो कहलाएंगे नॉन प्रिज्मेटिक बार। ये देखिए, ये जो बार है ये है आपकी नॉन प्रिज्मेटिक बार क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन लेंथ के अलोंग चेंज हो रहा है। सिमिलरली ये बार भी आपकी नॉन प्रिज्मेटिक बार कहलाएंगी क्योंकि इनका भी क्रॉस सेक्शन लेंथ के अलोंग चेंज हो रहा है। तो ये तो हो गई बेसिक बातें। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर, जो कि है डिफॉर्मेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू एक्सियल लोड। तो फॉर एग्जांपल, ये कोई एक प्रिज्मेटिक बार है जिसकी लेंथ है कैपिटल एल। इसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। मतलब ये एक सिलेंड्रिकल बार भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर बार भी हो सकता है। ठीक है। अब मान लो इस बार पर एक एक्सियल फोर्स P लग रहा है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस एक्सियल लोड की वजह से इस बार में कितना डिफॉर्मेशन, डिफ्लेक्शन या चेंज इन लेंथ होगा। ठीक है। तो देखिए, इस बार की जो ओरिजिनल लेंथ है वो है कैपिटल L, और इस पर P लोड लगाने के बाद में मान लो इसकी लेंथ हो जाती है L प्लस डेल्टा L, यानी कि चेंज इन लेंथ है आपकी डेल्टा L। यही डेल्टा L हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं लिख देता हूँ, ओरिजिनल लेंथ ऑफ बार है कैपिटल L, अप्लाइड एक्सियल लोड है कैपिटल P, चेंज इन लेंथ है डेल्टा L, और मान लो इस बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया है कैपिटल A, और जिस मटेरियल से ये बार बना है उसका यंग्स मॉडुलस है कैपिटल E। ठीक है। अब देखिए, हमें पता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है। तो स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से और स्ट्रेन को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। ठीक है। अब अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा एक कांस्टेंट कैपिटल E, यानी कि यंग्स मॉडुलस। ठीक है। तो ये हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1। अब देखिए, हमें पता है मैथमेटिकली स्ट्रेस यानी कि सिग्मा इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया यानी कि P अपॉन A, और स्ट्रेन यानी कि एप्सिलॉन इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ यानी कि डेल्टा L अपॉन L। अब देखिए, अगर मैं इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में रखूँगा तो ये हो जाएगा P अपॉन A इक्वल टू E इंटू डेल्टा L अपॉन L। इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो यहाँ से डेल्टा L इक्वल टू हो जाएगा PL अपॉन AE, और यही हमें निकालना था। ठीक है। अब हम देखेंगे इस पर न्यूमेरिकल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा हमारा पहला न्यूमेरिकल। 1 मीटर लॉन्ग स्टील रोड with a cross section of 20 mm by 20 mm is subjected to tensile force of 40 kilonewton. Determine the elongation of the rod if the modulus of elasticity is 200 gigapascal. तो देखिए, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक स्टील की रोड है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शन 20 mm by 20 mm है, यानी कि विड्थ 20 mm है और डेप्थ भी 20 mm है। इस पर 40 किलो न्यूटन का टेंसाइल लोड लग रहा है। ठीक है। तो हमें इस बार का टेंसाइल लोड की वजह से कितना एलोंगेशन यानी कि कितनी लेंथ इंक्रीज हुई है वो निकालना है। ठीक है। तो देखिए, हमें न्यूमेरिकल में क्या दिया है, हमें दिया है लेंथ 1 मीटर, इसको अगर मैं में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 1000 दूसरा विड्थ दी है 20
और डेप्थ भी दी है 20 mm, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा B इंटू डी, यानी कि 20 mm इंटू 20 mm, और इसकी यूनिट हो जाएगी mm स्क्वायर। लोड यानी कि P की वैल्यू दी है 40 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 1000 न्यूटन। और यंग्स मॉडुलस यानी कि E की वैल्यू दी है 200 गीगा पास्कल। गीगा पास्कल को न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए भी 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 1000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब देखिए डेल्टा एल क्या होता है, डेल्टा एल होता है पी एल अपॉन ए। तो ये हो जाएगा P यानी कि 40 इंटू 1000 इंटू एल यानी कि 1000 अपॉन ए यानी कि 20 इंटू 20 और इंटू ई यानी कि 200 इंटू 1000। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 0.5 और इसकी यूनिट हो जाएगी mm। क्योंकि देखो हमने P रखा है न्यूटन में, मल्टीप्लाई बाई L रखा है हमने mm में, डिवाइड बाई A यानी कि एरिया रखा है हमने mm स्क्वायर में, और E रखा है हमने न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो देखिए न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, mm स्क्वायर से ये mm स्क्वायर कट जाएगा, तो रह जाएगा सिर्फ mm। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। ये रहा हमारा दूसरा न्यूमेरिकल। टू बार्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर ऑफ द सेम साइज एंड आर सब्जेक्टेड टू सेम टेंसाइल फोर्स। इफ द बार्स हैव यूनिट elongation in the ratio of 4:7, then the ratio of modulus of elasticity of the two materials is। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हैं A, B, C और D। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दो बार हैं जो कि अलग अलग मटेरियल से बनी हैं, लेकिन इनकी साइज सेम है। साइज से मतलब है इन दोनों की लेंथ, विड्थ और डेप्थ सेम है। ठीक है, और इन पर जो टेंसाइल लोड लग रहा है वो भी सेम है, और इनके इलोंगेशन या डिफॉर्मेशन का जो रेशियो है वो है 4:7। तो हमसे पूछा है कि इनके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि यंग्स मॉडुलस का क्या रेशियो होगा। तो देखिए फॉर एग्जांपल ये कोई एक बार है और दूसरी ये कोई एक बार है, दोनों अलग अलग मटेरियल से बनी है। एक का मान लो कोई एक मटेरियल है मटेरियल 1 और दूसरी बार का कोई मटेरियल है मटेरियल 2। अब क्वेश्चन में दिया है कि इनकी साइज सेम है, तो फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ है L, तो इसकी भी लेंथ हो जाएगी L। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, तो इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा A। और साथ में हमें दिया है कि सेम टेंसाइल लोड लग रहा है, तो एक पर मान लो P लोड लग रहा है, तो इस पर भी लोड हो जाएगा P। डिफॉर्मेशन का रेशियो दिया है 4:7, यानी कि डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 है 4:7। तो देखिए पहली बार का डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PL अपॉन AE1। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1। सिमिलरली दूसरी बार का डिफॉर्मेशन हो जाएगा PL अपॉन AE2, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2। अब अगर मैं इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 करूँ तो ये हो जाएगा डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 इक्वल्स टू PL अपॉन AE1 डिवाइड बाई PL अपॉन AE2, और डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 दिया है हमें 4/7। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो PL से PL कट जाएगा, A से A कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन E1 डिवाइड बाई 1 अपॉन E2 इक्वल्स टू 4/7। तो E1 अपॉन E2 हो जाएगा 7/4। तो क्वेश्चन का आंसर है 7/4, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नन ऑफ दीज। अब इस क्वेश्चन को आप चाहो तो और शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हो, वो कैसे। तो देखिए हमें क्या पता है किसी भी बार का डिफॉर्मेशन क्या होता है, डेल्टा एल इक्वल्स टू PL अपॉन ए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, साइज सेम है यानी कि लेंथ L कांस्टेंट और एरिया ए भी कांस्टेंट है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन में दिया है लोड सेम है यानी कि P भी कांस्टेंट है। जब P, L और A तीनों कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। तो देखिए डेल्टा L1 रेशियो डेल्टा L2 दिया है हमें 4:7,
तो E1 रेशियो E2 हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि 7:4। यही इसका आंसर है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।